नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले देश को बधाई देना चाहेंगे। मंगलयान को मंगल की ग्रह में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया जा चुका है। मंगल की ग्रह में सफलतापूर्वक उसका इंसर्शन हो चुका है और पूरा देश इसके जश्न में डूबा हुआ है। प्रधानमंत्री ने पूरे देश को बधाई दी है और मैं चाहूंगी कि अपने वैज्ञानिकों को भी बधाई दूं और अपने सहयोगी गिरीश को भी। थैंक यू अमृता। This is a great day for Indian space scientists and actually the entire country. India, with this great success, the first time that a country has been able to put its spacecraft in orbit in Mars. No other country has managed to do it in the past. Even United States, Russia, or USSR, or even Europe, which have all had Mars missions, had never been able to put it in the first attempt, which India has managed to do, which is in itself a great achievement. Apart from the fact that with this achievement, India can rightfully claim a place among the global space powers, and this is something which all of us need to be proud of. As Prime Minister Narendra Modi told the scientists, Prime Minister Modi, who was there at the spot in ISRO in Bangalore, watching the Mars mission being put into orbit, has congratulated the scientists, and he said this is a chance for us to take on bigger challenges in the space in future. So we will discuss all this today with a panel of guests here in the studio and as well as in Bangalore and in other places. Amrita जी, 50 के करीब मंगल पर सैटेलाइट भेजे जा चुके हैं अब तक, लेकिन सिर्फ 21 ही सफल रहे। लेकिन पहली बार में इस तरह की सफलता हासिल करना भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा, उपलब्धि मानी जा रही है और इस तरह से देश का सिर भी गर्व से ऊंचा हुआ है। हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे देश के गौरव को बढ़ाया है, इसलिए उन सबको आज बहुत बहुत बधाई। हम आगे बढ़े उससे पहले एक नजर सुर्खियों पे। मंगल मिशन में भारत ने रचा इतिहास। मंगल की कक्षा में स्थापित हुआ यान, पहले प्रयास में सफलता पाने वाला पहला देश भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई, कहा असंभव को संभव कर दिखाया भारत ने। इसरो के वैज्ञानिकों समेत देश भर में खुशी की लहर। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने भी दी वैज्ञानिकों को बधाई। महाराष्ट्र में गठबंधन पर गतिरोध बरकरार। सीटों के बंटवारे पर बीजेपी शिवसेना में नहीं बनी बात। कांग्रेस एनसीपी की बैठक भी बेनतीजा। और इंचियन एशियाई खेल में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। रोइंग में दुष्यंत को कांस्य पदक। पुरुष हॉकी में ओमान को 7-0 से हराया। भारत के लिए अंतरिक्ष अभियान में आज का दिन ऐतिहासिक है। देश का मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। पहली कोशिश में भारत ने यह सफलता हासिल कर ली है और अब तक किसी देश को पहली बार में मंगल पर पहुंचने में इस तरह की कामयाबी नहीं मिली थी। एशिया में यह कारनामा करने वाला भारत पहला देश बन गया है। मंगलयान को मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करके भारत ने अंतरिक्ष अभियान में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। हम बार बार आपको बता रहे हैं, यह ऐतिहासिक दिन पूरी दुनिया के लिए में भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर रहा है। भारत ऐसा पहला देश है जिसने पहली बार में यह कारनामा कर दिखाया है और इस अभियान पर पूरा देश किस तरह से गर्व कर रहा है, किस तरह से प्रधानमंत्री ने देश भर को बधाइयां दी हैं, आइए दिखाते हैं आपको। मंगलयान मंगल की कक्षा में स्थापित हुआ तो बेंगलुरु के इसरो केंद्र में सब खुशी से झूम उठे। वैज्ञानिकों ने गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी घोषणा की। इंडिया हैज सक्सेसफुली रीच्ड मार्स। आप सबको बधाई, देशवासियों को बधाई। और विश्व में भारत देश और ये हमारे भारत के वैज्ञानिक वो पहले प्रयास में सफल होने वाला हिंदुस्तान के वैज्ञानिक ये सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इसरो के बेंगलुरु मुख्यालय में सुबह 4:17 पर मंगलयान को मंगल की कक्षा में प्रवेश कराने का काम शुरू हुआ।
करीब 200 वैज्ञानिक यान की स्थिति पर पल पल निगाह रखे हुए थे। सुबह करीब 7:15 पर यान का फॉरवर्ड रोटेशन शुरू हुआ और यान मंगल की छाया में पहुंच गया। सुबह 7:17 पर यान के मुख्य लिक्विड इंजन को चालू किया गया और इसके बाद यान को मंगल की कक्षा में स्थापित कराने का काम शुरू हुआ। दुनिया भर की वैज्ञानिक जगत की फ्रेटर्निटी आज मॉम का मंगल से मिलन हो गया। आज मंगल को मॉम मिल गई। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगल की कक्षा से पहला डाटा दोपहर 1 बजे तक मिलने की उम्मीद है। देर रात तक यान के साथ भेजे गए मार्स कलर कैमरे से पहली तस्वीर मिल सकती है। भारत के अलावा दुनिया के 4 और देशों से भी मिशन की निगरानी की जा रही है। मंगलयान पिछले साल 5 नवंबर को रवाना हुआ था। भारत एशिया का ऐसा पहला देश है जिसका यान मंगल पर पहुंचा है। दुनिया में मंगल तक पहुंचने वाला भारत चौथा देश है। भारत से पहले 51 यान मंगल की तरफ गए, लेकिन 21 ही वहां तक पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और मंगल की इस कामयाबी पर, यानी मंगलयान की इस कामयाबी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 वैज्ञानिक मौजूद हैं। हमारे साथ हैं आर रामचंद्रन, वैज्ञानिक तो नहीं मगर वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में लगातार लिखते पढ़ते रहे हैं, पत्रकार रहे हैं, साइंस जर्नलिस्ट रहे हैं। और हमारे साथ BS भाटिया साहब हैं, इसरो से जुड़े रहे हैं और डेसू के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम कोशिश करेंगे बेंगलुरु में इसरो सेंटर भी पहुंचने की, जहां पर हमारे एक और वैज्ञानिक, विज्ञान प्रसार के वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वरन जुड़ेंगे थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। इसरो के लिए तो बहुत बड़ा दिन है ही, देश के लिए तो बहुत गर्व का दिन है ही, लेकिन वैज्ञानिक इस उपलब्धि को क्या अभी जज्ब कर पा रहे हैं? इस खुशी में को किस तरह से आप देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये क्षण एक बहुत ही गौरवशाली क्षण है और ये हमारे इतिहास में एक सीमा चिन्ह की तरह, ठीक उसी तरह से जैसे विक्रम साराभाई ने जिन सपनों को देखकर इसरो को शुरुआत की थी, इसरो की शुरुआत की थी, वो सपना आज एक मुकाम तक तो पहुंचा है, आप कह सकते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने हमें एक सपना दिया था जिसके अंदर स्वावलंबन एक बहुत अहम मुद्दा था कि हमें देश में स्पेस टेक्नोलॉजी चाहिए, देश के उपयोग के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी चाहिए, देश की प्रगति के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी चाहिए। इसके लिए हम किसी और पर निर्भर नहीं रह सकते। इसलिए हमारे पास स्पेसक्राफ्ट बनाने की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, लॉन्च व्हीकल्स बनाने की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उसकी एप्लीकेशंस और यूज़ करने की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और हमारे स्पेस प्रोग्राम का सारा बिगिनिंग वो साइंस से हुआ। एक्चुअली इसकी शुरुआत फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में हुई थी, जहाँ गामा रेज की स्टडी के लिए इसको शुरू किया गया था। तो मैं समझता हूँ कि जो Mr. Bhatia, would you say that we have achieved that indigenous as far as this is concerned? I think we have made a very substantial progress in the direction of achieving that particular mission of self-reliance and using space technology, mastering the space technology and using it for the country. Ramchandran, you know, when this whole mission was started or was about to start, there were critics at that point of time. Even some of the space scientists were criticizing this mission, that it is not an adequate mission. Where was the need for this? It is not properly conceived, or it was very hastily conceived and things like that. You think those people, one of the former directors of ISRO had problems with this. Now you think that today with this success, all those doubts have been put to an end? Firstly, when ISRO decided to launch this mission, there were constraints in terms of time. Right. If you did not do it in this time frame, you would have had to wait for 2 more years. Right. Now we have done a technology demonstrator. We have yet to do a complete science that such a mission is capable of, because of our modest resources in terms of launch capability, etc. So we have taken up a modest mission with modest instrumentation on board,
and modest science experiment that can be done with them. But at the same time, we have demonstrated that if we want to take up a bigger mission with much better payloads and much more sensitive payloads and larger satellite, we can do it. In terms of actual designing a launch towards an interplanetary mission, we can do that. We can communication capabilities, navigation capabilities, as well as the performance and endurability of the instruments on board, as well as the performance of the systems on board. We have proven that we are fully capable of undertaking a long interplanetary और रामाचंद्रन इवन हमने PSLV के थ्रू जो इस सैटेलाइट को लॉन्च किया था उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई थी कि PSLV के थ्रू इतने बड़े अभियान को हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जबकि हमारे पास GSLV टेक्निक की जो प्रक्रिया चल रही थी वो मतलब पेंडिंग पड़ी हुई है, तो वो उस दिशा में भी हमने एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। हाँ, ये तो है, GSLV के जरिए हम बड़ा सैटेलाइट लॉन्च कर सकते थे, मगर ये जो वक्त की पाबंदी जो थी उसके जरिए हमें कुछ करना है तो PSLV के जरिए करना पड़ेगा। तो हमने कोई इनोवेशन इंजीनियरिटी लाके उसमें टेक्नोलॉजी ऐसे उसमें डाले हैं ताकि हम PSLV के जरिए इतना बड़ा मिशन ले सकते हैं। कम से कम देश के उन लोगों को जो बार बार हमसे ये सवाल पूछते रहे, आप लोगों से ये सवाल पूछते रहे कि 500 या 450 करोड़ रुपए इस अभियान पे खर्च करने की क्या ज़रूरत थी, उन्हें कम से कम आज एक जवाब मिला होगा वैज्ञानिकों की तरफ से कि हमने वो अचीव किया जिसके लिए देश सपने देखा करता था। 500 करोड़ या 450 करोड़ जो भी है, ये कोई बड़ी रकम नहीं है। आप कल जैसे हम जिक्र कर रहे थे इसका कि तमिलनाडु में एक दिन की लिकर सेल में 150 करोड़ रुपए की आमदनी हो जाती है। But you know, it's very interesting, Mr. Ramachandran, that even a former director of the ISRO thought that this was an expensive project, even at that point of time. Well, that has to do with various other personal differences of. So we'll keep those personal differences aside. Do we have a TV Venkateshwaran in ISRO Bangalore? Can we get him? ऐसा लगता है कि टीवी से अभी हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है। हम उनके पास चलेंगे तो जरूर जानेंगे कि इसरो के वैज्ञानिक असल में अब जो नई रीडिंग है मंगल की कक्षा में मंगलयान के प्रवेश करने के बाद से वो क्या-क्या रीडिंग अभी तक प्राप्त कर पाए हैं और क्या अभी इसरो के अंदर चल रहा है। लेकिन अपने डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। भाटिया साहब, ये जब मंगलयान को छोड़ा गया उसके बाद से लेके 9 महीने तक वो धरती और फिर इसके बाद अंतरिक्ष की कक्षा में घूमता रहा और ये जो उसका सफ़र रहा ये भी बहुत आसान नहीं रहा। बहुत तरह की बाधाएं झेलने के बाद वो मंगल की कक्षा में पहुंचा है। वो सफ़र के बारे में आप बताइए मंगलयान के। देखिए, जब इतना लंबा सफ़र होता है तो उसमें रिस्क्स तो होते हैं। अब आपको 9 महीने 1 साल के बाद आपको उस इंजन को चालू करना है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं मेरी कार गैरेज में छोड़ देता हूँ और उसको 6 महीने 8 महीने तक चालू नहीं करता हूँ और फिर मैं अगर उसको स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ तो काफ़ी पॉसिबल है कि वो नहीं स्टार्ट होगी। तो आप 1 साल के लिए आपने उस इंजन को आइडल रखा है और उसको आप स्टार्ट कर रहे हैं। भाटिया जी, आई एम सॉरी, I think we have Venkateshwaran on the phone line. Venkat, can you hear me? Yeah. Please. Okay, Venkat. So first, tell us what is the kind of atmosphere there in ISRO where you are, and Prime Minister made that very inspiring speech actually. Yeah, actually, you can see the teeth of every ISRO engineer and scientist and mission people in this complex now. I mean, everybody is just smiling like they have never smiled till now. Nobody is trying even to make an attempt to control their happiness because this mission has gone, I would say that more than what they had actually expected. That's what it appears so, because all things have worked out as per largely. I mean, there may be a very minor deviation as per what they had projected and planned. I mean, the orbit insertion altitude was 720, but they had actually wanted 492, but they got somewhere around 500. They wanted to have acceleration of 1098 meter per second, and they got 1099 meter per second, just 1 meter per second difference, which is nothing, which is not going to have an impact.
So they are really happy for the mission, and also they are happy that India is celebrating. Okay. तो इंडिया क्या elite club of mass की श्रेणी में पहुंच गया है टीवी? We are the first Asian country. We are the first country to reach Mars in the first attempt, and we are the fourth country in the world to successfully launch a Mars mission. And as everybody talks about, with this MOM, there are 53 missions to Mars. I mean, May 1 and MOM put together, there are 53 missions to Mars, in which 30 has failed, 23 has only succeeded, and we have succeeded in the first attempt is not a small thing. And given the fact that we have tried this mission in an innovative way, I mean, not using too much of fuel, not using too much of rocket power, which is itself is a technological feat. Venkat, it's very interesting. You said that it is beyond their expectations. You mean beyond the expectations of the scientists of ISRO that it could be so successful. Why are you saying this? See, basically, it's this kind of a very complex operation when you do it first time. I mean, there may be, factors which you cannot factor in. For example, when it is traveling in the sun's orbit, in addition to sun, the other planets may also exhibit its influence and then change the course. It can influence the orbit of the path of the spacecraft. Of course, when it happened, I mean, they did correct. So these are all slightly, let's say, some unknowns which are part of this kind of a big mission. And crossing all those unknowns, I mean, crossing all those hurdles successfully is not a small thing. And how long will now will this be orbiting? The spacecraft be orbiting around the Mars? How long do they expect to keep it there? See, their plan is for 6 months. Okay. And you would know whether it will actually work for 6 months or not only when you are able to get the orbital parameters, which the ISRO people would be able to do by late evening today. I mean, I talked to one ISRO source. I mean, they said that getting the 3 or 4 points in the path and then computing the path would take time, and then maybe late in the evening or maybe late in the night. जी मैं यही पूछना चाह रही थी टीवी कि 6 महीने तक तो वो मार्स के ऑर्बिट में घूमता रहेगा ये मंगलयान, लेकिन जो उसकी रीडिंग्स है, जो 5 पेलोड भेजे गए हैं तरह तरह की रीडिंग्स जानने के लिए कि वहां पर मीथेन की मौजूदगी है कि नहीं है, वहां का सरफेस कैसा है, वहां का वायुमंडल कैसा है, उन सब जानकारियों के आने में कितना वक्त लगेगा? The data might be coming, but data processing will take time. I mean, even Chandrayaan's data fully is not completely analyzed as of now. So the data might start coming, let's say, after a week. But the scientific result is not from one data. It's from a collection of data and comparative data and all that. So that will take some time before we can make any conclusion. Even Chandrayaan, I mean, if you remember, I mean, it took almost 6 months after the mission to actually come up with this interesting लेकिन टीवी बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि 3 बजे के आसपास मंगल की तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी. क्या इसमें कुछ सच्चाई है? 3 बजे के आसपास या उस समय शाम तक लोग मंगल की तस्वीरें देख सकेंगे अपने मंगलयान के थ्रू? Yeah, the ISRO sources are saying that they would be trying to put out a picture, one picture at least by 3 o'clock today, because that will also be a proof for them that things are fine and the spacecraft is correctly oriented and all that. So for that purpose, at least they will be doing at least a long shot of Mars. That's what they are informing, and that will be made public by 3 o'clock, 4 o'clock today. That's what they are. And TV, can we expect a press conference from the director of ISRO anytime soon? Are they planning anything like that? Not planning any press conference. I mean, they are not planning any press meet. That's what is the information now. I mean, they said that the Prime Minister is making a statement, so ISRO is not proposing to make any statement today. Okay. लेकिन एक सवाल मैं जरूर टीवी आपसे पूछना चाहती हूँ. आप सभी लोग इस अभियान से लगातार जुड़े रहे और लगातार लोगों को अवेयर करते रहे. इसरो के वैज्ञानिक तो मेहनत भी करते रहे और लोगों को अवेयर करने का भी काम करते रहे. इस खुशी को अभी जस्ट पर कर पाए हैं लोग वहां पर. इस खुशी के साथ अभी किस तरह का जश्न चल रहा है? Either scientists who are continuously monitoring this crucial movement have taken a break. They came very early in the morning because the first operation started around 4 a.m. and they had to be here much before that. So now they have taken a break. But while leaving for the break, I mean, you can hear them shouting
and jumping with joy. There are people of all ages, old and middle-aged, men, women, boys, girls, and all of them are jumping with joy. That's what is the scene that one. मुझे उम्मीद है कि वैज्ञानिकों के कदम आज जमीन पर नहीं पड़ रहे होंगे, क्योंकि उनका जो अभियान है वो मंगल तक पहुंच चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you, TV. We hope to get you back after some time. In fact, when Prime Minister was addressing the scientists inside, we could see some of the scientists actually in tears, obviously with joy. And now we will go to Pranav Goswami, our correspondent, who is in Guwahati. He's in Guwahati. Yes, Pranav. People are extremely happy in Guwahati also, and you can see that they have already started celebrating. यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्टेड लगाया गया है राज्यसभा टीवी, जो दुनिया को ये बता रहा है कि किस तरह की कामयाबी है, किस तरह की उपलब्धियां हैं ये भारत का विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में। और जाहिर तौर पर ये जो कामयाबी है, जिसको न सिर्फ मुल्क के वैज्ञानिक और अब तो आम लोग भी इसको समझ रहे हैं कि कितना बड़ा एक कदम बढ़ाया है भारत ने। पूरी दुनिया की नजर थी और भारत ने वो कर दिखाया जो इससे पहले किसी ने नहीं किया। अपने पहले ही कोशिश में हमारे साथ हैं इस वक्त अनिल कुमार गोस्वामी, प्रोफेसर अनिल कुमार गोस्वामी, जो कि प्रेसिडेंट हैं एस्ट्रोनॉमर्स एसोसिएशन गुवाहाटी में। सर, क्या कहेंगे, बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए, पूरी दुनिया की नजर थी इस पूरे मिशन के ऊपर और आखिर भारत ने कर दिखाया। Yeah, Pranav, this is really a very exciting moment for our country, India, that is Bharat, and that this is the first nation to set a satellite around the red planet Mars. And that's a unique achievement. And the most important thing is that all the technologies are developed indigenously from fundamentals, and then the cost is also low compared to what money was spent in other space missions around the world. So this is something great about India, which has a heritage, a spiritual heritage, cultural heritage. We can say that this is the most ancient civilization, and we draw inspiration from our past heritage. And this heritage also has been described by Rabindranath Tagore, as the Prime Minister also mentioned, that where the mind is free and it is free and fearless, my God, let us strive forward. So this is really an unique moment, and we remember our past also, and particularly we remember Vikram Sarabhai, right, who planted the seed of space mission. कितना आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है हमारे साइंटिस्ट का, और किस तरह से इस पूरे जो अचीवमेंट है इसके लिए ये फूले नहीं समा रहे हैं। और ये जाहिर तौर पर इस तरह की जो तस्वीरें, इस तरह का उत्साह है, वो हमें देश भर से देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रणव। गुवाहाटी की तस्वीर हमें दिखा रहे थे और वहां के वैज्ञानिकों से बातचीत कर रहे थे, जो ये बताता है कि पूरे देश में इस मंगल अभियान की सफलता की किस तरह से खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन ये खुशी का मौका एक लंबे इंतजार के बाद आया है। तकरीबन 9-10 महीने का इंतजार किया पूरे देश ने और वैज्ञानिकों ने। इस दौरान चैलेंजेस किस किस तरह के रहे? चैलेंजेस तो इस तरह के थे क्योंकि 300 दिन में कुछ भी हो सकता है। अंतरिक्ष में इतनी सारी अननोन थिंग्स हैं, कुछ भी हो सकता है, और आपको इसमें निगरानी रखनी है। ये जब पृथ्वी के कक्ष को छोड़ के अंतरिक्ष में पहुंचता है, तो इसको कैसे अपनी दिशा में रखा जाए और इसको मंगल की तरफ किस तरह ले जाया जाए, और उसको उस दिशा में छोड़ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था जो दिसंबर 1 को हुआ। और उसके बाद उसको उसी दिशा में रखना, और उसके लिए 4 करेक्शन करने थे, उसकी चारों की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब इतनी अच्छी तरह से perfect, almost perfect operation. Would you say that? So you would have said it was supposed to have 4 corrections, right, planned for 4 corrections. We actually ended up doing only 3. Okay, the third one in fact was the simultaneous testing of the LAM, that is a liquid apogee motor, as well as
the final correction that had to be done to bring it from an altitude of 720 kilometers to about 500 kilometers. So in that sense, there is a lot of ingenuity and innovation applied to be able to carry this mission. This is something which even other countries will look up to, will be able to learn and from what we have done. There is something to be learned. For example, the very idea of putting a kind of redundant set of flow lines for the fuel. That of course is a very to be able to re-energize the engine after 300 days. Now let us do some comparison. For instance, let us say Maven. How long has Maven been? How long has it taken Maven to reach this? Same amount of time. The same amount of time. Yeah. As all other missions in the past does it take the same amount of time? Yeah, if you look for a trajectory that consumes minimum energy, which is called the Hohmann orbit around the sun. So you take it along that path, it will roughly take about 9 to 10 months for any satellite to reach Mars. So that is the standard time frame you look for. But at the same time, to be able to do it with minimum energy consumption, minimum fuel consumption is a challenge, because you have to challenge which has been achieved. Not just that, when the insertion has been so perfect that, as TV was mentioning, that we are now left with 450 kg, for 45 kg of fuel on board, propellant on board, which means the minor correction which you may require as the satellite moves around the Martian orbit is not too much. So you will be left with a lot of fuel for the mission to be longer lifetime, beyond 6 months. That's quite possible now. It's quite possible that it can be there for. Oh yes. So because of the extra fuel which has been saved because of the perfection of the maneuver. तो हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा टाइम और वहां पर मूव कर ले, लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता टीपू इस वक्त नेशनल साइंस सेंटर में कुछ वैज्ञानिकों और वहां के लोगों के साथ मौजूद हैं। टीपू। जी मैम, हम यहाँ पर नेशनल साइंस सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ कुछ छात्र हैं। हम देख सकती हैं इनको, आप बहुत उत्साह इनमें है, क्योंकि जिस तरह से देश ने पूरे दुनिया में जो इतिहास कायम किया है, ये इसे हम जानते हैं। कितना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं आप देश के लिए? बहुत बड़ा अचीवमेंट है। रसिया के बाद वर्ल्ड में हमारी जो कंट्री है सेकंड पोजीशन है, कि पहली कोशिश में पहली सफलता मिली है। श्रीहरिकोटा और इसरो के वैज्ञानिकों को हमारे पूरे छात्रों की तरफ से काफ़ी धन्यवाद हम उन्हें देते हैं कि हमारे देश का नाम उन्होंने काफ़ी रोशन किया है। और आज जो है प्रधानमंत्री भी इस इतिहास के साक्षी रहे हैं। श्रीहरिकोटा से भी किया गया है और इतिहास के वो भी गवाह के रूप में वहाँ पे खड़े हैं और ये देख रहे हैं। तो हमारी तरफ से इसरो के वैज्ञानिकों और श्रीहरिकोटा के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आमतौर पे इससे पहले के जो देश थे उन्होंने ज़्यादा संसाधन का इस्तेमाल किया, लेकिन अमेरिका में जितने बजट में हॉलीवुड मूवी बनती है, उससे कम बजट में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इस महत्वाकांक्षी कह सकते हैं परियोजना का सफल संचालन किया। इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत कम संसाधन का इस्तेमाल किया है। यही तो इंडिया की क्वालिटी है। हमारी कंट्री में हम बहुत ज़्यादा अच्छे, इफेक्टिव और बहुत अच्छी क्वालिटीज़ के थ्रू हम अपनी चीज़ों को पेश करते हैं, और इसीलिए मैं इंडियन होने के प्राउड करता हूँ। आपका क्या कहना है? बिल्कुल इसरो और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई इसके लिए। और हमारे इंडिया जो है बेहद किफ़ायती चीज़ें बनाने में पहले से ही आगे रही है और आगे भी ऐसा रहेगा। तो छात्रों का मानना है कि सही मायने में इसरो के वैज्ञानिक मुबारकबाद के काबिल है और उन्होंने वाकई असंभव को संभव कर दिखाया है। और ये यहाँ पर इनके जोश और आत्मविश्वास से आप देख सकते हैं कितना जोश और कितना गर्व है कि इस महत्वाकांक्षी मिशन में कामयाबी हासिल हुई। अमृता, इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए जो भारत का ये प्रयास था, ये पहली बार था, और इससे पहले सोवियत स्पेस प्रोग्राम, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, 3 एजेंसीज ने यहाँ पर इंटरप्लेनेटरी मिशन चलाने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन भारत ने पहली बार में कामयाबी हासिल की। ये उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा गर्व का विषय माना जा रहा है। लेकिन यहाँ से भारत की उड़ान अब आगे कहाँ देखते हैं? स्पेस साइंस में भारत यहाँ से कहाँ आगे जाने की दिशा में सोच रहा है? भाटिया साहब, देखिए, दिस इज ए जर्नी टू विच देयर इज नो एंड। यू कैन कीप गोइंग फर्दर। इसमें तो आप आगे, जैसे इन्होंने बताया, अभी तो हमने मंगलयान पे बहुत छोटा सा सैटेलाइट भेजा है, सिर्फ 8 महीने रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है। और हम PSLV यूज़ कर रहे थे, उसकी लिमिटेशंस थी। जब GSLV आ जाएगा तो बड़े इंस्ट्रूमेंट्स, ज़्यादा अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स, ज़्यादा समय के लिए उसको कर सकेंगे। इंटरप्लेनेटरी मिशन अब दूसरे देशों ने तो सैटर्न तक उसको एक्सप्लोर किया हुआ है, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है।
मैं समझता हूँ। एंड इवन इन वन थिंग, जैसे हम मतलब सितारों के आगे जहां और भी है, हाँ। और हर एक सितारे में जहां इतने हैं, जैसे कि हमने मून पे किया तो सब लोग कह रहे थे अगर मून तो इतना स्टडी हो चुका है, आप क्या जाके क्या करेंगे। हाँ। लेकिन जब हम मून पे गए तो वी डिड समथिंग न्यू और हमें वहां पानी भी मिला। तो वैसे भी मंगल के ऊपर और एक एक ग्रह को स्टडी करने के लिए हाँ। आपको इतने डेटा की जरूरत पड़ती है, इतने प्रकार के डेटा की जरूरत पड़ेगी कि ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो हमारे साइंस को और हमारी नेचर की अंडरस्टैंडिंग को एनरिच करता ही रहेगा। सच है कि स्पेस साइंस को भारत सरकार ने भी बढ़ावा दिया और इसरो ने भी अपनी तरफ से बहुत मेहनत की, लेकिन साइंस के जो दूसरे आयाम हैं उसमें भी एक तरह से बूस्ट मिलेगा उसे भी, और आगे बढ़ने में मतलब सरकार का हो या जनता का जो सहयोग हो वो ज्यादा मिलेगा। देखिए, ये हमारे देश में एक साइंटिफिक एटमॉस्फेयर, एक कल्चर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। मैं समझता हूँ इसमें हमको प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, टाइमलीनेस, कॉस्टलीनेस, इफेक्टिवनेस, इन चीज़ों में जो हमारी मेथड्स हैं वो मेथड्स दूसरी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में भी आएंगी और उनमें भी मैं समझता हूँ कि एक किस्म का क्वालिटेटिव चेंज जरूर आएगा। Okay, Ramchandran, most of all, I would like to add to what he's saying. The impact of this mission, forget about the scientific community, the impact of this mission or any such large project, scientific project has on the general public. Success of the mission. Success of the mission, not just success, to be able to undertake and such complex projects and the scientific curiosity is triggered in them. Yes. And एक जागरूकता उठती है कि उनकी जिज्ञासा साइंस के बारे में जानने। अब मंगल के बारे में बहुत कुछ कहा जाए, सुपरस्टिशन है, ये है, वो है, मंगल वो करेगा, ये करेगा। अब देखिए, अब जब ये 1000 odd किलोमीटर तक नहीं जाता, उसका असर इतना पड़ता भी नहीं है सैटेलाइट में। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो ज्योतिष कहते हैं वहां से यहाँ तक आपका असर पड़ेगा, ये सब ठीक नहीं है। तो क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ेगा समाज का हमारे देश में? ये बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। तो ये इस बढ़ावे के लिए भी ये हम देखना चाहिए अब किस तरह के प्रोजेक्ट हम ले सकते हैं ताकि I have another question. You know, we all discussed how this whole mission was taken up with such little money, 450 crores, compared to the 10 times more which Maven mission of NASA has taken up. Obviously, there is a huge difference between the kind of payloads which they are carrying in us. But when we are talking of indigenous technology which we have used here, it has also been more because of a lack of alternative, because there was at some point of time India faced after the nuclear tests there was this ban on technology transfer and things like that. So it actually has worked as a blessing in disguise for us. Which is true, but at the same time I must say that Vikram Sarabhai's vision, and so was Bhabha's vision, that our development in such critical areas should be completely self-reliant. This is what Sarabhai had done. Yes. So in the 60s itself, when there was not so much of embargo and so on and so forth for technologies, we embarked on a completely self-reliant path of developing our space program. And we have been enormously successful in spite of the fact that in the intervening period during the 80s and so on, there was enormous pressure from Western powers to kind of prevent you accessing critical technologies and so on. We have developed, but at the same time this should also enable our industrial base to expand much more in these critical areas of technology. That is a very important area. We'll continue discussion on that. I think we have Nav Vikram, our correspondent at the Nehru Planetarium here. And Nav Vikram? Yes, sir. Hello. Yeah, please continue. Yes, Girish. Yes, please continue. हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर हैं नेहरू तारामंडल की डॉक्टर रत्नाश्री। डॉक्टर रत्नाश्री, कितना सफल समझती हैं और अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने में और कितनी मदद मिलेगी हमें इस मिशन के सफल होने पर? तो बहुत ही बड़ी जो है एक कामयाबी है। ये शब्द हम सभी लोग बार बार कह रहे हैं, बहुत बड़ी कामयाबी, शायद ये शब्द कम है, लेकिन बहुत ही एक सफल जो है और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हमारे लिए है। मंगल ग्रह तक जो है, पृथ्वी से मंगल ग्रह तक पहुंचना एक मिशन, ये हमेशा से जो है जितने भी मिशन रहे हैं इतना ही बड़ा चैलेंज रहा है। तो इसमें पहली बार जो है फ्लॉलेसली, बहुत इकोनॉमिकली और फिर हार्डली एनी कुछ कंटिजेंसी मेजर्स जो हैं जिनका इस्तेमाल करना पड़ा है।
और अब सबसे बड़ा चैलेंज जो है आज मीट हुआ है। अब आगे जो है आंकड़ों का ही इंतजार है। और एक जो बहुत ही जो है बहुत ही जो अच्छा हमारे लिए एक चीज़ है कि एक मिशन जो प्राइमरीली जो है टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन के नज़रिए से जिसे देख रहे हैं, उसमें इतना क्रूशियल जो है मंगल ग्रह के लिए जो साइंस के नज़रिए से जो पेलोड्स हैं, लिमिटेड पेलोड्स हैं, लेकिन मंगल ग्रह के लिए जिस तरह के प्रश्न अब आ रहे हैं, पिछले दशक में जो प्रश्न थे पानी को लेके प्रश्न थे, तो कई सारे मिशन पानी की जो मौजूदगी कहाँ है, क्या सब सरफेस में है, कब था, पहले फ्लोइंग वाटर कब था उसके इतिहास में, ये सारे प्रश्न थे। अब जो है एक मोड़ ऐसा आया जब वहाँ से लेके प्रश्न आने लगा कि क्या आंकड़े मिल सकते हैं जो आंकड़े हमें किसी न किसी तरह से कुछ अंदाज़ा दे कि क्या कभी जीवन मौजूद था मंगल पे, सूक्ष्म जीवन, और वो भी अब नहीं, कुछ 1 मिलियन ईयर्स पहले अगर मौजूद था तो जो उसकी केमिस्ट्री वैसे कुछ 300-400 साल में खत्म हो जानी चाहिए सूक्ष्म जीवन की, लेकिन अगर वो ट्रैप्ड कहीं मंगल ग्रह के सब सरफेस रीजन्स में ट्रैप्ड है तो वो आंकड़े जो हैं बारीकी से जो है उन्हें देखना पड़ेगा। तो जैसे अभी ये जो मीथेन स्निफिंग हो रहा है, हाँ, मीथेन की तरफ जो है आंकड़े पहले भी लिए गए हैं, कुछ पाए गए कुछ नहीं पाए गए, और ये कहा जा रहा था कि जब नहीं पाया गया है तो फिर ये मीथेन सेंसर क्यों, लेकिन एक जगह ना पाए जाने से जरूरी नहीं कि और जगह ना पाए जाए। और अब जो है क्योंकि ये ऑर्बिट करते हुए पूरी तरह से जो है सब दिशा से मीथेन का जो है मात्रा, कितनी मात्रा है वो इस आंकड़े में लेने की संभावना रहेगी, और इससे और कुछ केमिस्ट्री जोड़ के इस प्रश्न पे हम पहुंच पाएंगे। हाँ, बेशक इसमें और भी आंकड़े जरूरत हो सकता है, क्योंकि अब इसमें सिर्फ मीथेन हो तो ये नहीं कह सकते कि वो जीवन से जुड़ा है, तो कुछ और भी उसमें केमिस्ट्री की जोड़ने की जरूरत है। लेकिन तब ये प्रश्न पूछ सकेंगे कि क्या ये जो मीथेन जो सिग्नेचर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जो भी है उसका मतलब क्या होगा। हाँ, और बहुत इशू एक अहम प्रश्न मंगल के बारे में पूछ भी पाए। टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन बढ़िया इस तरह से, और जो है क्रूशियल क्वेश्चंस हम पूछ पाएंगे मंगल ग्रह के बारे में। जी, जो मेड इन अटेम्प्ट में सफल रहा है उसके बारे में जरा बताइए कि ये कितनी बड़ी सफलता है। नहीं, ये तो सबसे बड़ा इसमें जो है लॉडेबल है, क्योंकि किसी भी मिशन के अगर हम देखेंगे, स्पेस मिशन से बाहरी ग्रहों में भी हमने उतने चैलेंजेस जो हैं जो मंगल ग्रह की तरफ देखे गए हैं, तो वहाँ जाना, वहाँ तक पहुँचना, ऑर्बिट में जाना, या जो और मिशन जो लैंडिंग वगैरह जो भी मिशंस हुए हैं, तो वहाँ से फिर इवन वहाँ तक पहुँचने के बाद फिर कम्युनिकेशन वापस आना, ये सारे ही चैलेंजेस बहुत ही ज़्यादा रहे हैं। तो उसमें इस तरह का जो है फर्स्ट टाइम फ्लॉलेस, इट इज़ रियली समथिंग इनक्रेडिबल एंड वेरी इंस्पायरिंग। जी, तो आप देख रहे थे नवविक्रम हमसे बातचीत कर रहे थे नेहरू प्लानिटेरियम दिल्ली की डायरेक्टर रत्नाश्री के साथ, जो बता रही थी कि किस तरह से मंगलयान अपना काम करेगा। लेकिन मैं फिर से उस सवाल पे आती हूँ भाटिया साहब, पीएम ने आज इसरो में कहा वी हैव गॉन बियॉन्ड बाउंड्रीज ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन, यानी हम जहाँ तक कल्पना भी नहीं कर सकते हैं उसके पार हम आज पहुँचे हैं। क्या अब जो मंगल को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां हैं वो कुछ कम होंगी? मैं आशा करता हूं कि जरूर कम होंगी, लेकिन ये हमारा समाज ऐसा है कि ये कहना कुछ मुश्किल है। हमारे समाज में कॉन्ट्राडिक्शंस पैरेलली साथ ही चलते रहते हैं। बिगेस्ट साइंटिस्ट होते हैं वो भी इन चीजों में मानते हैं, तो लेकिन आशा करते हैं कि जो कॉमन मैन है, कॉमन मैन है भाटिया जी, कॉमन मैन, अभी एक कॉमन मैन फोन पे है, प्रिया यादव फ्रॉम मालेगांव। यस प्रिया। Isn't it? Priya Yadav, Priya, can you hear me? प्रिया, क्या आप सुन पा रही हैं हमें? I think we have lost. Yeah, we have lost. Yeah, Bhatia ji, continue, please. These superstitions and things like that, which you know, it's not, which are centuries old superstitions. It's not easy to overcome this kind of thing, but how, to what extent? ये हमारे खून का हिस्सा बन चुका है। No, you tell me, as an educator, as a science educator, which you have been part of, how much success have you people had in overcoming, or getting to make the people understand about the scientific nature of all these things? I think we have made some progress, but we need to put in a lot more effort in this particular direction. And events like this really help
in doing that. मैं आपको बताऊं, बहुत साल पहले की बात है, इक्लिप्स था, तो इक्लिप्स में साइंटिस्ट प्रोफेसर यशपाल भी थे, कई लोग थे, और वो बाहर निकल के खुद देख रहे थे गांव के अंदर। तो गांव के लोग घरों के अंदर छुपे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वैज्ञानिक बाहर है और इनको कुछ नहीं हो रहा, तो वो भी आए। तो उनको पूछा कि आपको डर नहीं लगा? उन्होंने कहा कि नहीं, हमने देखा कि आप लोग बाहर हैं और आपको कुछ नहीं हो रहा, तो हमने कहा कि हमको भी कुछ नहीं होगा। सो दैट कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, फ्रॉम सीइंग कि दूसरे क्या करते हैं, और धीरे धीरे ये जो हमारी सुपरस्टिशंस हैं, ये या मिसबिलीव्स हैं, वो कम होती हैं। Ajay, Ramchandran, will come back to what you were talking about earlier, expanding the industrial base. How important is it? Because we are talking about having built this entire spacecraft indigenously. What were the problems in building this spacecraft? See, since we have embarked on this self-reliant approach to developing this space program and space technology, it has largely been confined to the ISRO system of working, in the sense that they have been outsourcing some technologies from industry, but not many. Much of it happens within the ISRO system itself. Now this has to kind of permeate down to other industries, so that the whole thing gets there's a diverse base of technologies available within the country, and lot of the technology which ISRO is developing on its own can be spun off into other industries which can develop these components. You're talking of private sector coming into play. Of technology too. So when we are talking of commercialization of space technologies, like for example launch vehicle program or the satellite fabrication, remote sensing, whatever, remote sensing satellites or communication satellites, we need to have a large turnover of this so that we can undertake such commercial contracts. But for that we require a larger industrial base which can quickly produce the satellites or quickly produce the launch vehicles. So that we lack right now. So that's why we are not able to enter the commercial market in space technology in full force. हालांकि अभी हाल में इसरो ने करीब 4-5 देशों के सैटेलाइट्स को खुद अपने यहाँ से लॉन्च किया है। अगर the turnover, if we are able to make larger number of satellites, or we are able to fabricate larger number of launch vehicles and quickly by various industries participating, then we should be able to do this much more. जी, हमारे साथ त्रिवेंद्रम में हमारी सहयोगी कृति मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं। कृति, आज की सुबह शायद इससे बेहतरीन नहीं हो सकती थी कि वैज्ञानिकों को ये सूचना मिली हो, ये खुशखबरी मिली हो कि मंगलयान का मंगल ग्रह में सफल तरीके से प्रक्षेपण हो गया। हालांकि कृति से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से हम अपनी चर्चा पे वापस लौटना चाहेंगे। रामचंद्रन, when you're talking of, now there are other Asian countries which have also developed some kind of ambition to have space, to go into space. Countries like Malaysia, countries like Taiwan, South Korea, and things like that. Where do you think India will be able to cooperate or collaborate with them? You think are they looking for such collaborations? In fact, we should have done this long back. I mean, my feeling is we have been sort of somewhat lackadaisical in being able to sort of proactively approach these nations. For example, to build their satellites or build their ground systems and so on. Now China is all over the place. China is doing it in all these neighboring countries, whether they want to build... Which are the countries? Bangladesh? Bangladesh, they are very actively there. Sri Lanka, they are there in Thailand. So what China could do, having started later in the civilian space program than us, we should have been able to do that much before. But that requires a kind of a concerted effort in developing a broader base of technology enterprise within the country, particularly the industry's involvement and so on, which has not happened fully to the extent that it is possible. But yes, sir, would you agree with that? Have we been? Why has our space commercialization taken such a long time? Why have we hesitated in going out and extending our support, our base to other countries? I think, see, also the question is of really establishing your credentials. I think today India has established its credentials. China established its credentials very fast, and therefore unless your credentials are established, you're getting collaborations and getting jobs is difficult. I think from today onwards it may become easier.
But what Mr. Ramchandran is saying is creating an infrastructure within the country. Today, we may be making 1 or 2 launches in a year, which is not enough to be able to economically run an industry like that. तो अगर मैं इंडस्ट्री से कुछ बनवाना चाहता हूं तो उनको तो कंटिन्यूअस ऑर्डर्स चाहिए एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो क्या हम अब हम इस अभियान में लगातार आगे बढ़ने की दिशा में बढ़ेंगे आगे कि हर साल 2 साल या हर 6 महीने पे हम कोई नया स्पेस प्रोग्राम लेकर आए? क्योंकि अभी 3-4 प्रोग्राम्स तो अभी समथिंग सो दैट द क्वांटम ऑफ वर्क also increases. That is the point, Ramchandran, which I wanted to ask. You're talking of expansion and things like that. Is there a market for these things? Oh yes, very Do you much think so. that, you know, or is it ISRO itself can take up more programs, or what? How do you envisage ISRO's own programs apart, to be able to undertake commercial contracts, to be able to launch commercial satellites from other countries, or launch satellites for them, and so on and so forth, is an ongoing process. And there are a lot of demand from developing countries now. Okay, they all want to enter this space program. They all want to get into space. So we should be able to sort of support that kind of activity among developing countries. ये तो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ तो हम अपना सहयोग कर सकते हैं, लेकिन क्या नासा के साथ भी हमारा कोई कोलैबोरेशन हो सकता है, या नासा के साथ भी मिलकर हम कुछ नई दिशा में काम कर सकते हैं और उससे भी इंडियन इसरो या इंडियन स्पेस साइंस को और बढ़ावा मिल सकता है? हो सकता है purely on science based data exchanges and sort of working collaboratively in those sectors. But in terms of being able to offer technologies, we are not in a position. We should aim towards that. Aim towards that. Offer technologies to NASA or Roscosmos. Well, more towards developing countries around the neighboring countries here. I think we have our colleague Kriti Mishra in Trivandrum. Kriti? Kriti, can you? Kriti, please carry on. You have a guest with you. Please carry on with your guest. Right, Girish, before I commence, let me congratulate all of you. What a fantastic and incredible day it is for India. And joining me is Director for Kerala State Science and Technology Museum, Mr. Arul J. Prakash. Welcome, sir. Welcome to Rajya Sabha Television. We actually did it. Has that feeling sunk in? Really incredible feeling actually. We have done it in a wonderful way. Maiden attempt, a successful attempt. That is a great thing. Not only that, the famous countries actually, in the 4th we are there actually. And even in 2011 one country failed. Many countries failed. 51 missions out of the 21 alone were successful. Some are partially successful. We made a grand success actually. So I'm really happy. I have to congratulate each and every one member of the ISRO team. Starting from the chairman, Dr. Radhakrishnan, to the mere employee actually, who has contributed this project actually. Right, sir. Taking cue from you, maiden mission, the most economical one. How do you assess this entire thing? Really, it is the most, not only economic, often critics say, why we have to spend this much of money actually. If you win a cricket match, you will only get name and fame. If you win a mission like this, it will bring a lot of developments in future. So that nobody is taking into account, the developments actually. When we launched rockets and all, PSLV and all, we never thought we'll be launching our own satellites. Now we have got the capacity to make our own rockets and launch our own satellites. Like that, this is a maiden attempt, successful attempt. It will bring a lot of developments. We can't judge and we can't predict what are the developments right now. But a lot of technology will open n number of gates. So it is opening, the main gate is opened and it will go to a number of branch gates as developments. Right. So do you think this mission would provide thrust to other space expeditions? Definitely. If we succeed one thing, everyone will take impetus from that. And they do a wonderful work actually. All scientists, not only space science, atomic energy, or you can say nuclear side. Everywhere people will take a cue from here. Right. So it's a great impetus for all our future developments. Long live our scientists. Back to you, Girish. Thank you, Kriti. Thanks, Ramchandran. You know, as far as this mission is concerned, one, everybody has been talking about, you know, methane. What are the other things which this mission will be looking for more seriously?
You know, we are talking about whether there was life on Mars in the past and things like that. So what are these important things, crucial things which this mission will look for? Well, and what kind of coordination is there between MAVEN, which is already there, and the Indian mission? See, MAVEN's instruments are much more sophisticated than what we have sent on our Mangalyaan right now, because our objectives are very limited and modest. So the instruments will also have limited capability only. But to the extent that they are fully capable of, we should be able to explore, get some interesting data because of the design of these payloads. One is the methane sensor, which is unique, which the MAVEN project does not have. Though, I mean, there are reports that there may be methane, there may not be methane, which could be a sign for life at some point of time. So we have to look for... Why is it that MAVEN did not think it necessary to have a methane sensor? There is widespread opinion that you will not find methane on Mars. For whatever reason. But the Indian scientists feel... हम कैसे हासिल कर सकेंगे? But the Indian scientists feel that there may be a possibility. See, if you take all the missions together, I mean, all the aims for locating, all the efforts in the past to locate methane, even if they have failed, it doesn't mean that we have really looked at every nook and corner of or every part of the Martian atmosphere where there is methane at all. Now we are trying to do that in the sense that we have got a much more elongated orbit. No, that is another thing what I wanted to ask. This elliptical orbit which Mangalyaan will be doing, is it the largest orbit which has been covered so far by any of the other missions, or has there been any such in the past also? I don't know whether I cannot answer that very clearly, whether this is the most elliptical orbit that has ever gone to Mars. But this is certainly very highly elliptical, in the sense that the farthest point from Mars is 80,000 kilometers, which means you will be sensing the atmosphere much more. Right. Okay, as compared to MAVEN. And much wider. Because you will be traversing a longer distance in the atmosphere. So you might find some traces of methane somewhere. So that could be a signature for life at some time in the past. But at the same time, we need to understand the process. It is not just that life alone will produce methane, but there could be other chemical reactions that have taken place. लेकिन अगर हमारा जो मीथेन सेंसर जो पेलोड है वो केवल मीथेन की खोज कर सकता है या दूसरा कोई और मिनरल गैस या कोई और तत्व है उसकी भी खोज वो कर सकता है? There are other instruments for doing that. So this will only look for methane in the atmosphere. As Ratnashree mentioned, that there could be other chemical reactions occurring on Mars which could also have given rise to methane in the past. But we need to understand. So we need more data from other parts of Mars to know whether there was life at some point of time exactly. We will discuss that. I think we have our colleague Aruna. Aruna is in Bangalore with us. Aruna, yes, you have any guests with you? Okay, Aruna, you have been there since morning, and now you know the kind of atmosphere which prevailed. Prime Minister coming there, being part of the whole celebrations and things like that. What are the ISRO scientists saying now? What do they expect to happen today? What time do they think that they will be able to get some pictures from Mars? गिरीश सर, पहले मैं बताना चाहूंगी कि अभी जितने भी इसरो साइंटिस्ट से बात हुई है वो यही, पहले तो ये जश्न का माहौल है, सारी तरफ जितने भी यहाँ मेरे सामने जितने भी लोग हैं वो बहुत यहाँ पे खुश हैं क्योंकि ये उनकी पूरे 1 साल की मेहनत का पूरा फल आया है। आज वो इस चीज़ में सफल रहे हैं और अगर ये जो कि अब ये ऑर्बिट में अब पहुंच चुका है तो उसके बाद ये संभावना ये देखी जा रही है कि हमें करीबन 12:30 बजे के बाद ये इनपुट आएगा कि क्या विजुअल्स हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि अभी भी कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं है वहां की तरफ से। लेकिन ये बताया जा रहा है कि आफ्टर 12:30 कोई भी एक्चुअल जो क्लियर पिक्चर है उसी के बाद क्लियर होगी। लेकिन उसी के बाद ये भी पता चलेगा कि उनके जो पेलोड्स हैं वो कितना काम करेंगे और कितना उनका जो भी वर्क है वो सबका अपना अपना फंक्शन बाद में पता चलेगा सर। Okay, Aruna, thank you. Thanks for that update. We'll keep coming back to you later. रामचंद्रन, अभी हम मीथेन गैस के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जो पेलोड भेजा गया उसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा भी 4 पेलोड भेजे गए हैं। उसमें से एक कैमरा भी भेजा गया है जो वहाँ के सरफेस की किस तरह का है उसके पिक्चर्स लेकर हमें भेजने वाला है। इसके अलावा हम क्या क्या पता लगाने जा रहे हैं वहाँ?
एक तो है मॉर्फोलॉजी जो सतह के किस तरह के है और उसके बारे में ये पिक्चर से बता देंगे कुछ, और इसके वायुमंडल कैसा है। इसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या है नाम नहीं याद आ रहा, बट वो बेसिकली मास स्पेक्ट्रोमीटर है जो बताएगा कि इसमें न्यूट्रल कंपोजिशन, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर है, एक मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन MENCA करके मेंका। हाँ, तो वो जो है वो ये सेंस कर सकता है कि न्यूट्रल आइटम्स किस तरह के वहाँ पे मौजूद हैं वायुमंडल में। नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, जो भी है उसको उसकी जानकारी दे सकता है कितने मात्रा में ये मौजूद है एटमॉस्फेयर में। तो ये एक हुआ। तो जो थर्मल इमेजिंग जो वो इंफ्रारेड इमेजिंग जो है वो ये बता सकता है ये मिनरल क्या क्या है सतह के नीचे। एक और लेमन अल्फा फोटोमीटर है, ये किस तरह से काम करेगा? ये लेमन अल्फा फोटोमीटर जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन का सेंस कर सकता है, कितनी मात्रा में हाइड्रोजन मौजूद है। और ये अगर पानी होता तो ये हाइड्रोजन किस तरह से इवेपोरेट हुआ है उसकी जानकारी दे लेकिन हमने तो सुना है कि सूरज की किरणें वहां पर डायरेक्ट पड़ती हैं, वहां पर रेडिएशन का खतरा बहुत ज्यादा है। तो अगर और वहां पे कोई ओजोन लेयर नहीं है, अगर ये सारी चीजें हैं तो जीवन की कल्पना, अगर पानी हो भी तो क्या वो सतह के ऊपर हो सकती है? नहीं, सतह के ऊपर तो नहीं, ये तो जाहिर है कि वहाँ पे थोड़ी 2% ही है पानी। अगर जो भी है पानी वो मार्स में अभी सिर्फ 2% के एस्टिमेट किया गया है। मगर ऐसा है कि ये जो पानी था किसी वक्त ये किस तरह से इवेपोरेट हुआ, भाप बन के बाहर गया, इसकी जानकारी में तब पता चलेगा। हम ये दे सकते हैं किस मात्रा में हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में मौजूद है और उसका रेशियो ड्यूटेरियम के साथ देखेंगे तब ये पता चलेगा कि हम ये इवेपोरेशन किस रेट में हुआ। मिनिमम किस मात्रा में हाइड्रोजन की मौजूदगी ये सुनिश्चित करेगा कि दरअसल यहाँ पे पानी था या है। किस ये इसका भाप बन के बाहर निकलना किस रेट से हुआ, किस, तो यही उसकी हिस्ट्री कुछ उसके बारे में कुछ जानकारी। हालांकि हम 71 से, नासा ने पहली बार 71 में अपना जो सैटेलाइट था उसका सफल हुआ था नासा का। 71 से लेके आज 2014 के बीच में अब तक क्या क्या मार्स के बारे में हमें जानकारियां हासिल हो सकी हैं? क्योंकि हमने 51 के करीब सैटेलाइट भेजे हैं जिसमें 21 सफल भी रहे हैं। इसका मतलब जो 21 सैटेलाइट्स वहां पे गए हैं वो कुछ न कुछ जानकारियां भेजते रहे हैं। बेसिकली तो जो ये जीवन वहाँ नहीं है ये एक तरीके से हमने इस्टेब्लिश कर लिया है कि अब वहाँ जीवन के होने की शक्यता बहुत कम है। अभी उसमें ये स्टडी करना है कि अगर जीवन नहीं है तो उसमें क्या हुआ वहाँ। ये हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है कि क्या फ्यूचर में हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ हो सकता है जी, समझे ना। तो ये दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द प्रोसेसेस ऑन ए प्लैनेट। तो वहां पर अगर ये ऐसा हुआ, कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ से डायनासोर कैसे खत्म हो गए, वो हमको कुछ समझ में आएगा। अभी धरती के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां हम नहीं जानते हैं, उसी तरह से मार्स के बारे में नई जानकारियां हासिल करने की एक की दिशा में हम एक कदम आगे बढ़े हैं। लेकिन कम से कम आज की उपलब्धि से ये जरूर कहा जा सकता है कि मंगल को लेकर जो हमारे तमाम सुपरस्टिशन थे, जो रूढ़ियां थी, जो हमारे भ्रम थे, वो कुछ हद तक दूर हुए होंगे और मंगल का एक बेहतर असर वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाने में हमारे समाज में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी।